के साथ में मनदीप। लाख टकी की बात में सबसे पहले आज बात करेंगे बरेली में बवाल करने वालों पर पुलिस का एक्शन जारी है। मौलाना तौकीर रजा के करीबी और बवाल के मास्टरमाइंड मोहम्मद नदीम को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसके बाद आपको बताएंगे 2026 के पंचायत चुनाव को लेकर सीएम योगी ने कमान खुद संभाली है। सभी 75 जिलों के पंचायत प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे हैं। और फिर आपको बताएंगे 2027 के लिए अखिलेश ने 2 घोषणा पत्र जारी करने का प्लान बनाया है, एक ग्रामीण इलाकों के लिए और दूसरा शहरी इलाकों के लिए। इसके साथ ही बात होगी अमेठी में पूर्व सांसद स्मृति ईरानी और वर्तमान सांसद केएल शर्मा एक ही दिन अलग अलग मंदिरों में नजर आए। वहीं एशिया कप में पाकिस्तान की ट्रॉफी चोरी पर भी घमासान मचा हुआ है। तमाम खबरें देखेंगे विस्तार के साथ। बरेली में बवाल के बाद में पुलिस लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के करीबियों की करीब 150 करोड़ की संपत्ति सीज की गई है। पुलिस ने आज उस केस में हो रही कार्रवाई को लेकर विस्तार से जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि कई अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया है। जिन अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई उनसे पूछताछ की जा रही है। डॉक्टर नफीस नाम के शख्स की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। उपद्रवियों की तरफ से लगातार सोशल मीडिया में वीडियो वायरल किए जा रहे थे और पुलिस ने बताया कि कुल 10 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और अब तक 55 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस के मुताबिक जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। उपद्रव के लिए बाहर से भी लोगों को बुलाया गया है या नहीं, इस एंगल पर भी जांच पड़ताल जारी है। पुलिस ने बताया कि अगर जरूरत पड़ी तो दूसरे जिलों की पुलिस से भी मदद ली जाएगी। बनाने में और उसको सर्कुलेट करने में और लोगों को फोन कर करके व्हाट्सएप के माध्यम से ये अवगत कराने में कि भाई आपको इकट्ठा होना है। इसमें जो फरत नाम का व्यक्ति है जो जेल गया है, उसका लड़का फरमान, इन दोनों लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये ऑलरेडी जेल जा चुके हैं। ये बात भी इससे पूछताछ में हम लोगों के प्रकाश में आई है। जो और अभियुक्त पकड़े गए हैं उनसे प्रकाश में आई है और ये उनसे तस्दीक भी हुआ है। लोगों ने वीडियोज में भी देखा होगा कि कुछ नाबालिग बच्चों को सामने करके और इस तरह की हरकत करने का प्रयास किया गया। ये जेजे एक्ट के अंतर्गत एक अपराध है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत एक अपराध है कि कोई व्यक्ति अगर नाबालिग बच्चों को किसी घटना में शामिल करके उनसे अपराध कारित कराता है तो ये टोटल हम लोगों ने इस पूरे प्रकरण में 55 लोगों की गिरफ्तारी और लोगों की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। नदीम व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए लोगों को किस तरह कितनी व्हाट्सएप कॉलिंग नदीम के फोन से मिली है और मौलाना के फोन से मिली है? लगातार सभी लोग आपस में व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से संपर्क में थे। संख्या तो यहाँ नहीं बताई जा सकती, लेकिन लगातार पूरी रात लगभग 3 साढ़े 3 बजे तक सभी लोग व्हाट्सएप से एक दूसरे के संपर्क में थे। बरेली में बवाल पर मंत्री जेपीएस राठौर ने साफ कहा कि योगी सरकार में किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। वहीं मौलाना साजिद रशीदी ने सवाल पूछा कि साधु संतों की डेंटिंग पेंटिंग कब होगी। आई लव महादेव ट्रेंड भी गलत है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। बरेली में बवाल के बाद एक्शन जारी। तौकीर रजा के करीबी मोहम्मद नदीम को गिरफ्तार किया गया है। नदीम को बवाल का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। नदीम पर व्हाट्सएप कॉल के जरिए लोगों को इकट्ठा करने का आरोप है। मंत्री जेपीएस राठौर का कहना है कि यूपी में योगी सरकार है, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। वो समय चला गया जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, दूसरे पार्टियों की सरकार थी, जब बरेली में महीनों महीनों दंगे चला करते थे और उन लोगों ने इनकी आदत इतनी खराब कर दी है कि दंगाई लगातार इनका मन बढ़ा हुआ था। जो कुछ भी करते रहते थे और निर्दोष निरीह लोगों को मारते रहते थे, आग लगाते रहते थे, लेकिन शासन प्रशासन बैठा चुपचाप देखता रहता तमाशा। आज जो भी ऐसा करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं मौलाना साजिद रशीदी ने बरेली हिंसा पर विवादित बयान दिया है। साजिद रशीदी ने पूछा है कि साधु संतों की डेंटिंग पेंटिंग कब होगी, कावड़ यात्रा में दुकानें फूकने वालों की डेंटिंग पेंटिंग कब होगी। साथ ही कहा कि आई लव महादेव ट्रेंड भी गलत है। उनकी डेंटिंग पेंटिंग कब करेंगे जिन्होंने कावड़ यात्रा के नाम पर लोगों की दुकानें फूकी, दुकानें तोड़ी, लोगों की गाड़ियां जलाई, लोगों की गाड़ियां फूकी। उनकी डेंटिंग पेंटिंग कब करेंगे? क्या मुसलमान सिर्फ डेंटिंग पेंटिंग के लिए रह गया? संवैधानिक पद पर बैठे हुए इस तरह से आपको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। बरेली में शुक्रवार को हुए बवाल के बाद अब शांति है, लेकिन उपद्रव करने वालों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। बरेली पुलिस ने 21 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है।
15 आरोपियों को जेल भेजा गया है। 6 का शांति भंग में चालान किया गया है। तौकीर रजा के 77 मददगार पुलिस की रडार पर हैं। इनमें नगर निगम के 4 से 5 पार्षद भी शामिल हैं। वहीं पुलिस प्रशासन वक्फ संपत्ति पर कब्जा करने वाले नेताओं की लिस्ट भी बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। बरेली में बवाल करने वालों पर एक्शन को लेकर मंत्री धर्मवीर प्रजापति का कहना है कि एसपी के शासनकाल में दंगाइयों को सरकार का संरक्षण मिलता था, लेकिन अब योगी सरकार है जहां पर कड़ा एक्शन होता है। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का कहना है कि कुछ लोगों ने सोचा था कि योगी अभिमन्यु हैं, वो चक्रव्यूह में फंस जाएंगे, लेकिन वो तो अर्जुन निकले। वहीं भूपेन्द्र चौधरी का कहना है कि अपराध को लेकर सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। शासन की अगर हम चर्चा करें तो जितने भी माफिया थे उनको संरक्षण देकर के नेता बनाया जाता था, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब से योगी महाराज जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, ऐसे माफियाओं को ठिकाने लगाया गया है। और उत्तर जो जनता वोट देकर के विधायक चुनती है, सांसद चुनती है, सरकार बनाती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उनको सुरक्षित करें, संरक्षित करें और उनका विकास करें। मुझे लगता है कि जो बरेली में हुआ वो गलतफहमी के कारण हुआ। कुछ लोगों को ये गलतफहमी थी कि योगी आदित्यनाथ अभिमन्यु है, चक्रव्यूह में जाएंगे और फंस जाएंगे, लेकिन योगी जी अर्जुन निकले। बेहतर कानून के राज के साथ हम लोग चुनकर आए। अगर कोई इस तरह का व्यवहार करेगा, अराजकता करेगा और गैर कानूनी तरीके से भीड़ को इकट्ठा करके एक अराजकता करने का प्रयास जो भी संस्थाएं या व्यक्ति करेंगे, सरकार संकल्पित है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायत चुनाव की कमान संभाल ली है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी उत्तर प्रदेश के 80,000 से ज्यादा पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद कर चुके हैं। और पंचायत चुनावों से पहले सीएम का संवाद, संपर्क और समन्वय का अभियान लगातार जारी है। सीएम योगी विकास के एजेंडे को लेकर विपक्ष की पीडीए के मुद्दे की काट कर रहे हैं। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूपी में साल 2026 में होने वाले पंचायत चुनावों की कमान सीएम योगी ने संभाली है। इसके लिए सीएम योगी हर जिले में पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद कर रहे हैं। इसके पीछे का मकसद पंचायतों तक विकास के एजेंडे का मजबूत चुनावी व्यूह तैयार करना है। अगर प्रदेश का विकास करना है तो उसकी शुरुआत ग्रामीण उत्तर प्रदेश से होगी और उसके लिए लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। और जो पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, निश्चित रूप से उस पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से संबंधित जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को जीते, इसके लिए काम लगातार चल रहा है। सीएम योगी 75 जिला पंचायत अध्यक्ष, 826 ब्लॉक प्रमुख और सभी जिला पंचायत सदस्यों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों समेत कुल 80,000 से ज्यादा जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद कर रहे हैं। राजनीति के जानकार इसे पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी की अच्छी रणनीति बता रहे हैं। जो उम्मीदों का नया उत्तर प्रदेश बनाने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और भविष्य की 2047 की योजनाओं के लिए बात कर रहे हैं, तो पंचायतों की राय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो बिल्कुल हमारा बेस लाइन इन्फॉर्मेशन वहाँ से आती है। बहुत सी सरकारी योजनाएं और बहुत से काम कैसे हुए हैं उस पर भी फीडबैक मिलेगा, तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। सीएम योगी ने जिला और क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों और सदस्यों से संवाद करते हुए सालाना कार्य योजना में विकास के मॉडल को बढ़ावा देने की अपील की। सीएम योगी ने कहा कि विकसित यूपी 2047 को जन आंदोलन और जन भागीदारी का कार्यक्रम बनाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर जो वो संवाद पंचायत के प्रतिनिधियों से कर रहे हैं, उसमें मंत्र दे रहे हैं कि सुशासन सेवा का। जाहिर सी बात है, सीएम योगी की रणनीति है कि पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता उत्तर प्रदेश में मिले और विपक्ष के पीडीए की काट हो सके। कैमरामैन उपेंद्र के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।
समाजवादी पार्टी इस बार घोषणा पत्र में कुछ करने जा रही है। समाजवादी पार्टी ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग बनाएगी घोषणा, तैयारी करने की प्लानिंग कर रही है। शहरी इलाकों को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव वाला घोषणा पत्र बनाए जाने की वकालत कर रहे हैं। युवा, महिला, किसान, शिक्षक, नौकरी पेशा जैसे बड़े सेक्टर पर फोकस है। देखिए रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी हमेशा से एक ही घोषणा पत्र जारी करती रही है, लेकिन इस बार खबर है कि समाजवादी पार्टी 2 अलग अलग घोषणा पत्र जारी करने पर विचार कर रही है, जिसमें ग्रामीण इलाके के लिए अलग और शहरी इलाकों के लिए अलग प्राथमिकता होंगी। हर विधानसभा के हिसाब से, उस शहर और गांव के हिसाब से घोषणा पत्र अलग अलग उनकी मांगों के हिसाब से, विधानसभा और लोकसभा के हिसाब से, ग्रामीण और शहरी के समस्याओं के हिसाब से समाजवादी पार्टी अपने घोषणा पत्र को बनाएगी। समाजवादी पार्टी युवा, महिला, किसान, शिक्षक, नौकरी पेशा, व्यापारी, उद्यमी और इन्वेस्टमेंट करने वालों को अलग अलग कैटेगरी में बांटने की सोच रही है। इसके पीछे का मकसद है कि हर वर्ग को खुश करने के लिए अलग से रास्ता निकाला जाए। समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो पीडीए की बात कर रहे हैं, उस पीडीए में अधिकांश भाग जो है वो आदिवासी महिलाएं हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, जिनका ग्रामीण परिवेश से संबंध रहता है, किसान हैं। तो वो इस तरह की चीज़ करने जा रहे हैं। और जो पढ़ा लिखा जो बेरोजगार नौजवान है वो शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा है। समाजवादी पार्टी की घोषणा पत्र को लेकर ये तरकीब कितनी कामयाब रहती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस बार एसपी की कोशिश बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की है। इस बार का घोषणा पत्र शहरी इलाकों के लिए अलग और ग्रामीण इलाकों के लिए अलग हो सकता है। हालांकि ये चुनाव ही बताएगा कि इस घोषणा पत्र का लाभ समाजवादी पार्टी को कितना मिला, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सपा तमाम तरह की जुगतबंदी करके चुनाव को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। आज पूर्व सांसद स्मृति ईरानी और वर्तमान सांसद केएल शर्मा अमेठी के दौरे पर एक साथ पहुंचे और अलग अलग मंदिरों में जाकर दर्शन पूजन किया। अमेठी पहुंचे स्मृति ईरानी ने सिद्धपीठ देवी मंदिरों में पूजा अर्चना की। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद किशोरीलाल शर्मा भी मंदिर पहुंचकर आशीर्वाद मांगते हुए नजर आए। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अमेठी दौरे पर पहुंचे पूर्व और वर्तमान सांसद ने सियासी पारा बढ़ा दिया। नवरात्रि के मौके पर पूर्व सांसद स्मृति ईरानी ने अमेठी में अलग अलग सिद्धपीठ देवी मंदिरों में माता रानी की पूजा अर्चना की। इस दौरान स्मृति ईरानी ने अमेठी के सिद्धपीठ अमरोहा भवानी मां कालकिन देवी का आशीर्वाद लिया। अपनों के बीच नवरात्रि का उत्सव मनाने का माने सौभाग्य मुझे दिया है। मां के चरणों में यही प्रार्थना है, अमेठी का, राष्ट्र का हर नागरिक स्वस्थ हो, सुरक्षित रहे और सामर्थ्यवान बने, ताकि जो लक्ष्य है हमारा कि राष्ट्र हमारा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, वो कामना हम सबकी पूर्ण हो। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद किशोरीलाल शर्मा भी आज मंदिर मंदिर पहुंचकर माता रानी का दर्शन कर आशीर्वाद मांगते नजर आए। ये आस्था है, हम हिंदू हैं तो हमारी भी आस्था है, उनकी भी आस्था है, तो अच्छी बात है। आई लव मोहम्मद को लेकर बड़ा जंग छिड़ा हुआ है इस समय, कैसे देख रहे हैं? देखिए, देश के इशू ये नहीं है। देश के इशू है कि बेरोजगारी का कैसे हल होता है, पेपर लीक का कैसे आप हल करते हो, वो है। लोगों के बीच जाकर सांसद केएल शर्मा ने लोगों की समस्याएं सुनी और उन्हें पूरी करने का भरोसा दिया। वहीं पूर्व सांसद स्मृति ईरानी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस तरीके से आज सर्दी नवरात्रि में दोनों सांसद अमेठी में हैं और दोनों मंदिरों में पहुंचकर माता रानी का आशीर्वाद लेकर क्षेत्र की सुख और समृद्धि की कामना करने का संदेश पूरे जिले में देंगे। तो वहीं अमेठी का सियासी पारा भी बढ़ा हुआ है। पप्पू पांडे, न्यूज़ 18 अमेठी। गोरखपुर में सीएम योगी ने आदिशक्ति मां भगवती की प्रतिनिधि स्वरूपा बुढ़िया माई के दरबार में हाजिरी लगाई।
कुसामी जंगल स्थित बुढ़िया माई के मंदिर में उन्होंने विधिवत दर्शन पूजन किया और मैया से प्रदेशवासियों के कल्याण और मंगलमय जीवन की प्रार्थना की। बुढ़िया माई मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर परिसर में परिजनों के साथ माता का दर्शन करने आए बाल श्रद्धालुओं से भी मुलाकात की। उन्होंने बच्चों से आत्मीयता से बातचीत की और उन्हें दुलार कर चॉकलेट दी। लखनऊ में 17वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत सीएम योगी ने मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के प्रतिभागियों से संवाद किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कुछ प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया। प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का एक हिस्सा है, जहां पर हमें पूरे देश को देखने, समझने और आपस में एक दूसरे के साथ अपनी संस्कृति को साझा करने का एक अवसर भी प्राप्त होता है। आपने देखा होगा कि भले ही हमारी बोली भाषा में थोड़ा अंतर हो, लेकिन भाव और भंगिमा पूरे भारत की एक है। और वह जो हमारा ऋषि बोलता है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, वह भाव हर भारतवासी के मन में भारत की धरती के प्रति हमेशा देखने को मिलती है। एशिया कप में फाइनल में पाकिस्तान को बुरी तरह से रौंदने के बाद फिर टीम इंडिया ने एसीसी चीफ और पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद मोहसिन नकवी अपने साथ एशिया कप की ट्रॉफी लेकर चलते बने। अब इसे लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। देखिए रिपोर्ट। भारत ने एशिया कप अपने नाम तो कर लिया, लेकिन ट्रॉफी को लेकर एक नया विवाद हो गया। एशिया कप 2025 फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराने के बाद टीम इंडिया ने एसीसी चीफ और पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी से लेने से इनकार कर दिया। वहीं पीएम मोदी ने भी एशिया कप फाइनल में भारत की पाकिस्तान पर जीत के लिए क्रिकेट टीम को बधाई देते हुए इसकी तुलना ऑपरेशन सिंदूर से की। बीजेपी का कहना है कि टीम इंडिया ने अच्छा स्टैंड लिया। फाइनल मैच से पहले विवादित पोस्ट करने वाले पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी न लेना एक अच्छा संदेश है। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में देरी हो रहा है और ये निर्णय आया, मुझे मैच के जीतने से ज्यादा खुशी इसमें हुई कि वाह, ये है ऑपरेशन सिंदूर। क्योंकि मैच खेलना हमारी मजबूरी है। हम पाकिस्तान के लोगों से अब कोई संबंध नहीं चाहते। गर्व है, देश पूरा गर्वान्वित है कि हमारे खिलाड़ियों ने जो है वो मैदान में इनकी धुलाई भी की, धुलाई भी की, ठुकाई भी की और उसके साथ ही साथ जगहसाई भी कराई है। लेकिन अफसोस की बात है कि जब जब देखता हूँ मैं, चोट जो है वो कराची को लगती है, चीख यहाँ पर कांग्रेस एंड कंपनी की सुनाई पड़ती है। वहीं कांग्रेस ने भी टीम इंडिया के एशिया कप में पाकिस्तान को रौंद कर मिली जीत पर खुशी जताई है। ये सब छोटी छोटी बातों पर इतना लोगों का इस तरह का कमेंट मुनासिब नहीं है। सारे देश को खुशी है, एक एक बच्चे को खुशी है और कांग्रेस के नेताओं को भी खुशी है, सबको खुशी है। भारतीय टीम 40 मिनट तक फील्ड्स पर इंतजार करती रही और पाकिस्तानी प्रबंधन बेशर्मी के साथ ट्रॉफी लेकर छिपा रहा, जिस पर बीजेपी ने निशाना साधा है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत की वीर सेना ने पाकिस्तान के आतंकियों को और पाकिस्तान की मिलिट्री बेसिस को तबाह कर दिया, उसी प्रकार से कल खेल के मैदान पर ऑपरेशन तिलक के माध्यम से पाकिस्तान की हूबहू वही हालत हुई जैसे उनकी सेना की हुई। जम्मू कश्मीर में पहलगांव में जिस तरह की जो घटनाएं हुई, उसको अगर ध्यान में देख करके खिलाड़ियों ने ये निर्णय लिया है, उन बहनों के सम्मान में, भाइयों के सम्मान में अगर निर्णय लिया है तो स्वागत के योग्य है। भारत ने एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में 2 बार धूल चटाई, फिर फाइनल में भी हराकर ट्रॉफी अपने नाम की।
वहीं हार की खिसियाहट में पाकिस्तान महज ट्रॉफी चोर बनकर रह गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।